ऐसी बदशगुनी मचा दी हमारे घर में। उधर डोली उठने के लिए तैयार है और वहां से मौत की खबर आ गई। यही नहीं चाहती थी मैं कि मेरी सोबिया की रुखसती से पहले मौत वाले घर से कोई आए। ये सब तुम्हारा किया था हैदर बाबू। मैंने क्या किया? मैं तो वो सब करता रहा जो आप मुझसे कहती रही। अब अगर उसके बावजूद रामेश साहब इल्मा को लेने के लिए आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है कौन वो हजरत जिसको देखकर तुम्हारी जुबान पर ताले पड़ गए थे? इतना भी नहीं कह सके कि मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ नहीं जाएगी? लगता क्या वो इल्मा का? रामेश साहब की वजह से आरिफ की नौकरी लगी है, फैक्ट्री है उनकी, बहुत पैसा है। इल्मा के अब्बा उनकी फैक्ट्री में ही काम करते थे, भतीजे हैं रिश्ते में उनके वो। और दूसरी बात ये अम्मी, इन हालात में अगर वो इल्मा को लेने के लिए आए थे, मैं कैसे मना कर सकता था उन्हें? बहुत बड़े आदमी हैं वो। बड़े आदमी होंगे अपने घर के, हमारे घर में आके बशुगनी डालकर चले गए। ठीक ही तो कह रही है अम्मी। दुल्हन की डोली उठी नहीं, मौत की खबर आ पहुंची। आप लोगों ने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, चाय पी लेते आप लोग फ्रेश फील करते। वैसे भी अभी तो आपने मैयत वाले घर पे जाना है। चले जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो अपनी बच्चे की फिक्र सता रही है। अल्लाह उसे खुश रखे अपने घर में। कैसी नहुसत की बात है कि डोली उठने से पहले जनाजा उठने की खबर आ गई। तो अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों खामखा इस तरह की बातें सोच रही हैं? ये तो तुम परस्ती है ना। खैर अब इन बातों को छोड़े, मुझे ये बताइए कि मेरे साथ इल्मा के घर कौन कौन जा रहा है? ये मेरा ससुराल है, मेरा तो जाना वहां पे बनता है। तो तुम जाओ ना अपने ससुराल, किसने मना किया है? हम तो तुम्हें रोके बुरे नहीं बनना चाहते। और सच्ची बात है, अपनी बच्ची को रुखसत करने के बाद मैं जनाजा देखने के मूड में नहीं हूँ। चली जाऊंगी किसी और वक्त ताजियत करने। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? इस वक्त इल्मा को हमारी बहुत जरूरत है। हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या बात करेंगे? अरे करते रहे मेरी बरात से बातें। अरे तुम तो मेरे साथ चलोगे ना? भाई मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अम्मी को घर भी ले जाना। आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगा अम्मी के साथ। मैं चलूं? एक दफा कहकर तो देखो, साथ चल दूंगी। बाबा आपका इंतजार करते करते, आपको पुकारते पुकारते, आपको महज एक नजर देखने की चाह दिल में लिए चले गए अभी आप। बहुत तड़पते थे वो आपके लिए, बहुत पुकारा उन्होंने आपको, लेकिन आप मैं जहाँ थी वहां बहुत शोर था। खुदगर्जी का शोर, बेहिसी का शोर, संगदिली का शोर। पत्थरों के गारों में अपनी ही आवाजें गूंजती रही, बाहर से आने वाली आवाज सुनाई ही नहीं थी। कितनी ख्वाहिश थी बाबा की रेहा को इस घर से रुखसत करने की। अभी उनकी ख्वाहिश अधूरी ही थी कि वो खुद हमसे रुखसत लिए चले गए। बाबा ने अपने ख्वाबों को, अपनी खुशियों को बिखरते हुए देखा है। इंसान बिखर जाता, मेरे बाबा भी बिखर गए थे और मेरा दुख खा गया था। मैंने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं था। अब ये बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बाबा को लगता था कि उनका फैसला आपके लिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ। ये सोच उनको अंदर ही अंदर खाने लगी थी, घुल रहे थे वो अंदर ही अंदर। मेरे बाबा
रामेश भाई, आपने इस मौके पे जिस तरह से हम लोगों का साथ दिया है, कोई बहुत ही अपना इस तरह साथ दिया करता है। हमें तो आपने अपना मखरूस कर लिया है। नहीं साजिद, मैंने वक़ार चचा को ज़बान से ही चचा नहीं कहा था। मैंने हमेशा दिल से उनको अपना बड़ा माना, अपना करीबी अजीज समझा था। मेरी बड़ी खुशकिस्मती होती अगर मैं इससे बढ़ के उनके लिए कुछ कर पाता, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। इन्हीं मौक़ों पे समझ में आता है रामेश भाई कि कौन अपना है और कौन। फातिहा पढ़ लीजिए एक बार। बहुत अफसोस हुआ, तदफीन में बहुत जल्दी नहीं करती, लेकिन वैसे शरई हुक्म भी यही है कि तदफीन जल्द अज जल्द कर दी जाए। जी ज़रबा भाई, तदफीन हो गई, इल्मा आपी भी आ गई थी, हमारे लिए बस यही काफ़ी था। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दरअसल इसकी ज़रूरत नहीं है ज़रबा। ज़रूरत इस बात की है कि आप इल्मा का ख्याल रखें, उनको हौसला दें। ये सानिया उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सानिया है। इससे निकलने के लिए उनको आपकी मदद चाहिए होगी, आपका सहारा चाहिए होगा। आप बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इल्मा जैसी बीवी मिली है। अच्छी चीज़ों की कदर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जी भाई साहब, जो कुछ हुआ हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं उसके लिए। भाभी प्लीज शर्मिंदगी का लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए। शर्मिंदगी का लफ्ज बहुत छोटा पड़ जाता है यहाँ। शर्मिंदगी का असल मफहूम आपने पूछना है तो मुझसे पूछिए या मेरी बेटी से पूछिए, जिन्हें इतने लोगों का सामना करना पड़ा है, इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा है हमें। और मुझे अंदाजा है निसार तुम पर क्या गुजरी होगी। यकीन जानो मैं और तमकनत तो तुमसे नजरें मिलाने के लिए पानी पानी हो रहे थे। बस खानदान में एक हादसा हो गया तो जफर, अगर वो तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार होता तो मैं ये बात मान भी लेता, लेकिन एक दूर दराज के रिश्तेदार के लिए तुम्हारे बेटे ने जो रवैया इख्तियार किया वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। मेरी बेटी कमरे में बंद होकर रह गई है, किसी से बात नहीं कर रही, किसी से मिलने की रवादार नहीं है। ऐसे मौके पे मैं तुम्हारी माजरत का क्या करूं बताओ। भाई साहब आप इस पूरे वाक़े से मैंने सिर्फ एक चीज़ अखज़ की है, और वो ये कि दानिश और रामिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे दानिश जिम्मेदार है वहाँ पर रामिश इंतहाई गैर जिम्मेदार है। और मैं अपनी बेटी को किसी तजर्बे की भेंट नहीं चढ़ा सकता। आई एम सॉरी, लेकिन इस मौजू के ऊपर हम मजीद कोई बात नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? ऐसा मत करो निसार। एक तकरीब का वक्त पे कैंसिल हो जाना, इसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते से इनकार कर दो तुम। प्लीज, ये मुनासिब नहीं है। ये बात एक तकरीब के कैंसिल होने की नहीं है मुजफ्फर, ये रामिश के रवैये की बात है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले तलाफी है। आई एम सॉरी, बट सुंबल का बाप होने के नाते मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है पापा। क्या कह रही हो बेटा? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। जो कुछ रामिश ने किया हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो। हमें दूसरों के जज्बात को इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हु नोज मरने वाले से उसकी क्या अफिलिएशन थी, और उसने जो हमारे जज्बात को मजरू किया है वो उसका जिम्मेदार कौन है? जो कुछ हुआ उसके लिए मैं रामिश को माफ़ करती हूँ, लेकिन आप इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात नहीं कीजिए पापा, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तुम्हें इस तरह से हंसता बसता देखकर मेरी तो नैया पार लग गई।
पता है कितनी फिक्र थी मुझे, अंदेशे लगे हुए थे कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, फुरकान मियाँ का मिजाज कैसा होगा, तुम्हारा उस घर में इस्तकबाल कैसा होगा। मगर आज तुम्हें देखकर इत्मीनान हो गया। अम्मी अभी सब बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मेरा इस्तकबाल बहुत शान से हुआ है और मेरे जहेज के घर में धूम मची हुई है कि नजरें मेरे जहेज पे हैं। अल्लाह नजरें बद से बचाए। ऊपर ही ऊपर सब कहने लगे तुम्हें क्या जरूरत है इतना जहेज लाने की, तुमने कौन सा यहाँ रहना है, तुम तो चली जाओगी। लेकिन फिर सब अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। बेटा देख के आप तो अपने मियाँ के साथ तुरंत खटोले में बैठ के निकल जाएंगी, लेकिन आपकी नंदे ना आपके सामान की बैंड बजा देंगी पीछे से। बजा ही ना दे बैंड, मैं अपने सारा सामान कमरे में लॉक करके चाबियां अपने साथ लेकर जाऊंगी और अगर किसी ने मेरे सामान को हाथ लगाया ना तो उनकी बैंड मैं बजाऊंगी। बड़ी समझदार हो गई हो तुम। चले देखते हैं भाई आप कितने पानी में निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, ये रानिया है मेरी ऑफिस कोलीग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज दफ्तर का काम क्या घर पर होना है? कैसी बातें करी अम्मी जी, रानिया आप लोगों से मिलने आई है। मैंने इसे सोबिया की शादी का कार्ड दिया था लेकिन आ ना सकी, तो इसीलिए सबको मुबारकबाद देने आई। बहुत बहुत मुबारकबाद सबको, और ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। आज दफ्तर से किसी लड़की को लेकर आया था, कह रहा था कि आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ। मुझे तो आरिफ के तेवर ठीक नहीं लग रहे ज़रबाब। हाँ तो अम्मी आप उसे समझाइए ना। देखिए अभी उसे नौकरी पे लगे हुए कितना वक्त गुजरा है जो वो इन चक्रों में पड़ गया है। समझने की कोशिश कीजिए अम्मी। अम्मी पे दर पे इन शादियों की वजह से मेरा बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। आधी से ज्यादा सैलरी मेरी कर्जों और कमेटियों में निकल जाती है। सोबिया की शादी पे एक फूटी कौड़ी तक नहीं निकली थी इसकी जेब से, और अब मेरा बाजू बनने के बजाय ये लड़कियों के चक्करों में पड़ा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और कब निभाएगा। तो मैं क्या करूं? वो लड़का मेरे तो बिल्कुल काबू में नहीं आता। सच्ची बात है ज़रबाब, मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाई। बड़ी तेज और तर्रार लग रही थी। पता नहीं उसे यहाँ लाने में आरिफ का क्या मकसद था। हाँ तो समझाइए ना आप उसे। अभी फिलहाल इन चक्रों में पड़ने का वक्त नहीं है अम्मी। इल्मा की डिलीवरी बिल्कुल सर पे है और मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं। आप तो अच्छी तरह जानती है कि बच्चे के अखराजात क्या होते हैं। अम्मी इल्मा एक बहुत सादा और मासूम सी लड़की है। सच्ची बात यह है कि आज तक उसने मुझसे कोई तकाजा नहीं किया, लेकिन आने वाला बच्चा तो ये बातें नहीं समझेगा ना। वो मेरी मजबूरियों को कैसे समझेगा? बहैसियत एक बाप मुझे उसकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा अम्मी। अच्छा करती हूँ मैं उससे बात। तुम भाई की तरफ से तबद्दिल ना हो। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है, वो भी तुम्हारा ख्याल करेगा। ये इल्मा कब वापस आ रही है? वो अभी इस टॉपिक पे बात नहीं की मैंने उससे। देखो ज़रबाब, हफ्ता भर गुजर गया है, बहुत हो गया सोग। अब बाप तो चला गया, अब खाली घर में बैठ के उसके लौटने का इंतजार तो नहीं कर सकती ना वो। बेहतर होगा अपनी बीवी को तुम वापस ले आओ। भाई सोबिया की नई नई शादी है, आए दिन वो मियाँ के साथ यहाँ पर आती है, खातिरदारियां करनी पड़ती हैं। मुझसे अब नहीं होता ये सब। अपनी बीवी से कहो कि वापस आए, अपना घर संभाले आकर बस। जी कहता हूँ। नेहा, एक कप चाय तो पिला दो। अपिया, मैं और साजिद आज घर चले जाएंगे और फिर आप भी तो आज वापस घर चली जाएंगी।
तो फिर नेहा का क्या होगा? वो इस घर में अकेली तो नहीं रह सकती। मेरा घर तो वैसे ही बहुत छोटा है। एक कमरा मेरे और साजिद के इस्तेमाल में और दूसरा कमरा खाला और नासिर के इस्तेमाल में। इन हालात में अगर मैं नेहा को वहाँ ले भी जाऊँ तो हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, और नासिर की मौजूदगी में तो मैं नेहा को वहाँ रख भी नहीं सकती। नासिर एक नंबर का आवारा और गैर जिम्मेदार लड़का है, और इन सारे हालात में नेहा वहाँ कैसे रह सकती है? अपिया, मैं सोच रही थी अगर इस सिलसिले में हम रामिश भाई से बात करें तो। नहीं, तुम नेहा की फिक्र मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपने पास रखूंगी। सच? तो अभी आपने सरबाब भाई से बात कर ली क्या? नहीं, बात तो नहीं की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रबाब को नेहा के हमारे घर पर रहने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। कर लूंगी बात उनसे। रामेश भाई, आप इतना सारा खाना क्यों ले आए? ये लोग तो वैसे ही कुछ नहीं खा रहे, सब जाया होगा। कैसे ज़ाया होगा? मैं कहूँगा तो ज़रूर खाएंगे ये लोग। आप तो सबसे बड़ी हैं, सबसे ज़्यादा समझदार। अगर आपने हिम्मत हारी तो छोटी बहनों को हौसला कौन देगा? मेरा हौसला तो बाबा थे, जब वो ही नहीं रहे तो मैं अकेली। किसने कहा है कि आप अकेली हैं? मैं हूं ना आपके साथ। अब आपके मुंह से नाउमीदी की बातें मैं कभी ना सुनूं, ठीक है? आप जानती हैं, जब अपने चले जाते हैं ना तो उनकी रूहें अपने प्यारों को ऊपर से देखती हैं, अकेला नहीं छोड़ती। कितना अफसोस होगा वक़ार चचा की रूह का जब आपको इस तरह रोता हुआ देखेंगी तो। अच्छा चलें, मेरी खातिर नहीं तो वक़ार चचा की खातिर कुछ खा लीजिए प्लीज़। शाबाश। सीमा, चलो मेरे साथ खाना खाओ। नेहा, आओ। इल्मा, आइए। रमेश भाई, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, हम कल वापस चले जाएंगे। फिलहाल घर का क्या करना है? घर को तो बंद करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। चचा का चैलूम हो जाए, इसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। चैलूम से याद आया कि मैंने चचा के साले सवाब के लिए कुरान खानी कराई थी, यहाँ मस्जिद में भी और अपनी फैक्ट्री में भी। बहुत खुशकिस्मत है चचा, बहुत से लोगों ने इनको कुरान शरीफ बख्शा है। आप बहुत अच्छे हैं। अगर बाबा का कोई बेटा होता तो शायद बिल्कुल आपके जैसा होता। मैं आपका एहसान तो नहीं उतार सकती, मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूंगी कि आप जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा किया। और हाँ, दुआओं की तो मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। खाना लो। आप भी लीजिए ना। ज़िपा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ महीनों की बात है। मैं नेहा का अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूंगी। बस जब तक उसकी शादी नहीं होती, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ हमारे घर पर रहे। अब मुझे उम्मीद है अब आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। वो सब तो ठीक है अलमा, लेकिन मैं अम्मी से पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकता। सरबाब,
वो मेरी छोटी बहन है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर है। मेरे शरीके हयात होने की हैसियत से अब मेरी सारी जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारियां हैं। हम उसका सहारा इस वक्त नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अब आप मुझे लेने तो आ गए, लेकिन आप खुद बताइए, मैं उसको इस घर में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अम्मी को अच्छी तरह जानती हो। मैं अम्मी से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। सरबाब, अम्मी से हटकर भी आपकी खुद की एक अपनी ज़ात है। वो घर आपका भी है और आप दूसरों का बोझ उठाने वाले, दूसरों का सहारा बनने वाले मर्द हैं। अपने फैसलों में इतना खुद मुख्तार तो होना ही चाहिए ना। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार सवाल मेरी बहन का है। प्लीज सरबाब। अच्छा ठीक है, अगर इतनी मजबूरी है तो फिलहाल हम नेहा को अपने साथ ले जाते हैं। फिलहाल? बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि आगे का लाए अमल उसके बाद तय कर लेंगे, ठीक है? अच्छी खासी सलामी इकट्ठी हो गई भी सोबिया की। और सही तो है, अब सारी उम्र जो लोगों को दिया है अब वसूल भी तो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम अकेले आए हो? इल्मा नहीं आई क्या? वो इल्मा आई तो है, लेकिन क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे बाबा का। बस जो अल्लाह को मंजूर था। हाँ भाई, अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब सच्ची बात है, जितना इंसान की जिंदगी होती है उतनी ही जीता है वो। अब मरहूम की जितनी जिंदगी थी जी ली उन्होंने। बस अफसोस इस बात का है कि जरा मोहलत मिल जाती तो ये तीसरे और आखिरी फर्ज से भी सबकदोश हो जाते। अब इस बेचारी का क्या होगा? बाबा नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना, और अल्लाह ने चाहा तो बाबा की इस ख्वाहिश को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे।
सीमा चली गई अपने ससुराल? जी चली गई। वो तुम्हारी सगी खाला के यहाँ ब्याही गई है ना? जी। तो फिर वो इसकी खाला भी हुई? भाई हमने तो हमेशा यही सुना है कि माँ मरे और खाला जिए। और सच्ची बात है, जो एहसास, ख्याल, देखभाल, मोहब्बत एक खाला अपनी बहन की बेटी को दे सकती है, वो कोई और तो नहीं दे सकता। सही कह रही हूँ ना मैं? जी। नेहा, तुम जाओ मेरे कमरे में जाकर आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ जब तक। बात सुनो, मकान का क्या किया? फिलहाल तो ताला लगा दिया है। ताला क्यों लगा दिया? अरे बोरी लगवाओ उसकी, अब ताले में रखोगी क्या? जी। अबिया, आपकी सास को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है। देखो, मैं किसी के भी रवैये की तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकती। वो बात ठीक है अबिया, लेकिन फिर भी आप सोचें। देखो, मैं इस घर का एक फर्द हूँ और जिम्मेदारियों के हवाले से सबसे पहला नाम इस घर में मेरा ही आता है। तो क्या मेरे अपने कोई हुकूक नहीं है? मैं सबकी खुशियों का, आराम का, सुख चैन का ख्याल रखती हूँ। तो क्या मेरी अपनी खुशियों की कोई अहमियत नहीं है? आज से पहले मैं खुद को बहुत तन्हा और कमज़ोर महसूस करती थी, लेकिन जब से तुम्हें मैं लाई हूँ, मुझे अपनी ज़ात में एक मजबूती महसूस होती है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये प्यार ही तो है जो इंसान को मजबूत और इतना जिम्मेदार बना देता है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बीबी जी, आपसे मिलने कोई आया है? मुझसे मिलने? मुझसे मिलने कौन आया है? पता नहीं जी, साहब जी ने कहा है आपको बता दूं। अच्छा, मैं आती हूँ। जी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में अब क्या वो फैसले सादर करेगी? किसी को भी मुंह उठा कर ले आएगी वो मेरे घर में और रख लेगी यहाँ पर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे घर में मेरे मुकाबले खड़ी होगी वो, सोचा भी कैसे उसने? और तुम पे तो मुझे बड़ी हैरत है सरपाब। अभी जुमा 8 दिन हुए तुम्हारी शादी को, वो लड़की ऐसी तुम्हारे हवासों पे सवार हुई है कि वो कुछ भी कहती है तुम सर तस्लीम में खम कर देते हो, माँ को भी पीछे डाल देते हो। तो फिर तुम पर। अम्मी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं खुद इस फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन हालात उस नहज पर आ गए थे जहां मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और अम्मी, वो नेहा तनहा लड़की उस घर में अकेली कैसे रहती? तो वो तनहा लड़की यहाँ अकेली कैसे रहेगी? मुझे अपने सर में खाक नहीं डलवानी। अरे मेरे यहाँ एक जवान जहान बेटा रहता है, कल कलां को खुदा ना खास्ता कोई बात ऊपर नीचे होगी तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? अपना आरिफ जो है वो समझदार पढ़ा लिखा लड़का है, नेहा एक शरीफ खानदान की इज्जतदार लड़की है। उन दोनों को अपनी इज्जत की हिफाजत करनी आती होगी ना। मुझे बेइज्जती और इज्जत के सबक ना पढ़ाओ जरबाब। तुमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अरे आंखों के नीचे पलक झपकते सारे मामला तय हो जाते हैं। और तुम्हारी बीवी कोई इतनी मासूम और भोली नहीं है। मुझे पता है अपनी बहन को वो क्यों लेकर आई है, किस मकसद से लेकर आई है वो यहाँ। किस मकसद से अम्मी? आरिफ पर डोरे डालकर उसे काबू करने के लिए। दोनों बहनें बाला ही बाला सारे मामला तय कर देंगी, मुझे दीवार से लगा देंगी और खुद बैठकर राज करेंगी। अरे अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपको गलतफहमी है। मैं तुम्हारी तरह अक्ल की अंधी नहीं हूँ, दुनिया देखी है मैंने। चालाक लड़कियां इसी तरह अपनी बहनों को इस्तेमाल करके
कमाऊ और खूबरू देवरों को काबू करती हैं। और तुम मुझे बताओ ना, अगर ऐसी बात थी तो वसीमा के यहाँ क्यों नहीं गई? वो तो उसकी खाला का घर है, वहां जाना उसका बनता भी है। यहाँ पर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जो बहन को सैराब करने के लिए वो यहाँ ले आई? अच्छा अम्मी प्लीज अब आप गुस्सा करना बंद कर दें। 2-3 महीने की बात है, उसके बाद वो चली जाएगी। 2-3 महीने? मैं 2-3 दिन उसको बर्दाश्त कर लूं, बहुत है। अपनी बीवी को समझा दो, मेरा नाम शराफत जरूर है, मगर मेरी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाए वो। जी। अरे रामेश, तुम यहाँ? मुझे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आ रहा। क्यों, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मैं कोई सूरज थोड़ी हूँ जो आज मगरिब से निकला हूँ। तुम सूरज हो, चांद हो या कोई सितारा, ये तो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो मंजर नजरों और दिल को अचानक बेतहाशा खुशी दे वो अच्छा होता है। चाय लोगे? कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आया था संभल। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, लेकिन यकीन करो वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया था। समझ लो कि उस वक्त कोई भी पल मेरे इख्तियार में नहीं था, वरना मैं तुम्हें कभी इतनी अजियत, इतनी तकलीफ ना देता। पापा कहते हैं कि तुम गैर जिम्मेदार हो, बेपरवाह हो। उनके ख्याल में तुम्हें रिश्ते निभाने और बनाने नहीं आते। पापा कहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी भी दानिश भाई की तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं कि जो शख्स अपनी मंगनी पर गैर हाजिर हो वो सारी जिंदगी साथ दे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। वो इस रिश्ते के हवाले से बहुत डबल माइंडेड हो चुके हैं रामेश। और तुम? मैंने पापा की तुम्हारे मुतालिक इस राय को सामने रखकर बहुत ज्यादा गौर किया है। मेरी राय पापा की राय से बहुत मुख्तलिफ है। वो कैसे? रामेश, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, ये रिश्ते तो सब निभा लेते हैं, लेकिन जो शख्स इन रिश्तों के साथ साथ दूसरे रिश्तों को भी अहमियत दे, जो इंसान को इंसान होने की इज्जत दे, जिसका मयार दौलत और हैसियत से बढ़कर कुछ और हो, और जो इंसान अपने जिंदगी के इतने अहम इवेंट को किसी और के दुख दर्द में शरीक होकर इग्नोर कर दे, इससे अच्छा इंसान और कौन हो सकता है? मैं सिर्फ ये क्यों देखूं कि तुमने एंगेजमेंट का इवेंट पोस्टपोन करके मुझे और पापा को तकलीफ दी? मैं ये क्यों ना देखूं कि तुमने अपने अंकल के फ्यूनरल को अटेंड करके कितने लोगों का दुख दर्द बांटा? अपनी खुशियां कुर्बान करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आई एम श्योर तुम्हारे लिए भी नहीं होगा। आई एम स्पीचलेस। मैं क्या बोलूँ अब? सुमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अक्सर ये फीलिंग होती है कि मैं शायद तुम्हारे लिए वो अहमियत नहीं रखती जो एक लड़के की ज़िंदगी में उसके फियांसे के लिए होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस रिश्ते को जोड़ने और कायम रखने में शायद तुम इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितनी मैं और बाकी अफराद हैं। लेकिन फिर भी तुम यहाँ आए, तुमने मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखा, तुमने मुझसे माफ़ी मांगी। इसका ये मतलब है कि ना तुम बेपरवाह हो, ना तुम गैर जिम्मेदार, और ना तुम बेहिस। थैंक्स अगेन। तो फिर अगले हफ्ते मंगी पक्की समझो? फॉर गॉड्स सेक रामेश, अब इस बासी कड़ी में एक नया उबाल लाने का ख्याल रहने ही दो तो अच्छा है। क्या मतलब? मतलब कि समझो हमारी मंगनी हो चुकी है, क्योंकि हम दोनों ने ये रिश्ता तस्लीम किया है। फंक्शन की एक नई डेट अनाउंस करना अपना मजाक बनाने के बराबर है। तो अब क्या करें? क्या प्लान है? हम अपनी वेडिंग सेरेमनी प्लान करते हैं। एंड प्लीज शादी पे इस तरह गायब मत हो जाना, मैं मर जाऊंगी। ओके, सोचूंगी। कहीं बाहर चले अगर तुम्हारा मूड हो तो।
चलो। इल्मा, नेहा कहाँ है? नेहा वो किचन में खाना पका रही है। मैंने मना भी किया था उससे, लेकिन कहने लगी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम कर लें। मैंने सोचा ठीक ही है, वो मसरूफ रहेगी तो उसे सोचे तंग नहीं करेंगी। अम्मी ने आपसे नेहा के यहाँ आने पर कुछ कहा क्या? तुम अम्मी की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हो, उनके मिजाज को भी समझती हो। इन हालात में उन्होंने क्या कहा होगा तुमसे बेहतर कौन जानता है। और आपने क्या जवाब दिया? मैं अम्मी को क्या कह सकता हूँ? तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी के आगे किसी की नहीं चलती है। सरवाब, एहतराम और अदब अपनी जगह है, लेकिन जायज़ को जायज़ कहना और हक को हक कहने में कोई आड़ नहीं है। अगर नेहा और मेरे मामले में आप मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? एक औरत के लिए खुदा के बाद उसका शौहर होता है जिससे उसे उम्मीद होती है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? किसके पास जाऊंगी मैं? खुदा के वास्ते इल्मा, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं सास बहू की इस रिवायती जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। मर्द शादी करता है अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए, और मैं यहां पर उलझनों और परेशानियों में फंसा रहता हूं। अगर आपने मुझसे शादी अपनी खुशी और सुकून के लिए की थी तो जरा मुझे बताइए, मैंने आपसे शादी क्यों की होगी? क्या समझा है आपने मुझे ज़रबाब? मैं कोई शमा हूं जो जल जल के दूसरों की जिंदगियों को रोशन करती रहेगी? मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपने हक से दस्तबरदार होती रहूंगी? इस घर पर मेरा कोई हक नहीं, यहाँ घर के अफराद मेरे नहीं है, आप मेरे नहीं है, तो फिर कौन? इल्मा, इल्मा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, आराम से, आराम। तुम ठीक हो ना? ठीक हो। क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ। क्यों? बहना का है तुम्हारी? आप जानती हैं ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो आराम करें और खाना मैं बना दूंगी। कितने दिन आराम करवाओगी बहना को? जब यहाँ से चली जाओगी तो तकलीफ तो आराम करने वाली को ही होगी ना, उसकी आदतें मत बिगाड़ो। और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि नमक कहाँ रखा है, मिर्च कहाँ रखी है, सब्जी कैसी पकानी है, तेल कितना डालना है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता मैं सब सीख जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता? ये आहिस्ता आहिस्ता से क्या मुराद है तुम्हारी? कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ बीबी? पराए घर के मामलात समझना बेकार होता है। अरे जिस गांव जाना नहीं वहां के कोस क्या गिनने? अब बना रही हो तो मिर्च हल्की रखना, अल्सर की शिकायत रहती है मुझे। इतनी कमजोर नहीं हो अपिया कि जरा सी बात पर रो दो। अपने लिए नहीं, आपके लिए रो पड़ी हूँ अभी। सलाम करती हूँ आपके हौसले को।